Everyone, today we are going to continue our chapter Nationalism in India. First of all, we will recall what we have read in our last lecture. We talk about non-cooperation movement. In that, we learned that Gandhiji wrote a book, Hind Swaraj. In this book, he gave his ideas that if we will start non-cooperating with Britisher, then India will be independent in 1 year. इसमें क्या है कि गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज नाम से। और इस जो हिंद स्वराज बुक थी इसमें उन्होंने अपने आइडियाज़ जो अपने भाव व्यक्त किए कि अगर हम ब्रिटिशर के साथ ऐसे योग करना शुरू कर देंगे तो वो 1 साल में ही हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाएगी। उसके बाद में उन्होंने हिंदूज़ और मुस्लिम इन दोनों को धर्मों को एक साथ लाने के लिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि हिंदूज़ और मुस्लिम को एक साथ लाए। कैसे लाए? मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मीटिंग की उन्होंने, आपसी वार्तालाप के बीच में वो एक साथ इकट्ठे होकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने लग गए। अब मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ में उसके कुछ और कंपेनियंस भी थे, जैसे कि अजमल खान और अबुल कलाम। ये हमने पिछले लेक्चर में भी जाने थे। अब उसके बाद में जो फर्दर जब हिंदूज़ और मुस्लिम इकट्ठे हो गए थे और इकट्ठे होकर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने लग गए, तो इस मूवमेंट को रीनेम किया गया, दोबारा इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, कि कैसे टाउन्स में एमर्ज हो रही थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले क्या हुआ कि द बॉयकट ऑफ फॉरेन क्लॉथ इन जुलाई 1922। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने ये जाना था कि गांधी जी के क्या आइडियाज़ थे कि कैसे मास मूवमेंट बना सकते हैं हम, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको। तो उसमें गांधी जी ने कहा था कि हमें जो बॉयकट करना होगा ब्रिटिशर के जितनी भी चीज़ें हैं और उनके साथ नॉन कोऑपरेट करना होगा, यानी कि ऐसे योग करना होगा उनका। तो इसमें ऐसे योग करने के लिए सबसे पहले क्या किया कि जो फॉरेन क्लॉथ आता था मार्केट में उसको बॉयकट कर दिया, यानी कि उसका बहिष्कार कर दिया। कब किया? जुलाई 1922 के आसपास में क्या हुआ कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते थे, लोगों ने बंद कर दिया था यूज़ फॉरेन क्लॉथ का। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब कि टाउन्स एंड सिटीज़ में कैसे मूवमेंट स्टार्ट हुई। उससे पहले यहाँ पर है डिफरिंग स्टैंडर्ड विद इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इसमें वो क्या मतलब हुआ इसका, अलग अलग स्टैंडर्ड के पीपल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में थे, जैसे कि ये मूवमेंट टाउन्स एंड सिटीज़ में भी हुई थी। उसके बाद में प्लांटेशन वर्कर्स भी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। तो आज सिर्फ हम टाउन एंड सिटीज़ के जो मूवमेंट हुई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद में हम डीप में भी पढ़ेंगे मूवमेंट इन टाउन एंड सिटीज़ को। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास लेड द मूवमेंट इन टाउन एंड सिटीज़। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे उन्होंने इस मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया था टाउन एंड सिटीज़ में। उसके बाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लॉ कोर्ट्स एंड द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकटेड। अब इसके बाद में क्या किया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, लॉ कोर्ट्स यानी कि कोर्ट्स जो थे, उसके बाद में जो काउंसिल इलेक्शन थी, इन सभी को छोड़ दिया गया था, इन सभी का भी बहिष्कार कर दिया गया था। फॉरेन क्लॉथ एंड अदर गुड्स वर बर्न्ड इन बोनफायर्स, पीपल बिगेन टू यूज़ खादी क्लॉथ। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो फॉरेन क्लॉथ था उसको बाहर चौराहे पर लाकर क्या किया कि जला देते थे, इकट्ठा करते, और जो फॉरेन जितना भी सामान था कपड़ों के साथ में उन सभी को जला देते थे। और पीपल ने क्या किया कि खादी वियर करना, खादी क्या है? इंडियन क्लॉथ है, इसको वियर करना शुरू कर दिया था। अब एक और बात है कि खादी क्लॉथ क्या था, वो बहुत एक्सपेंसिव था। अब ये पॉइंट हमारा आगे जब हम डीप में इसको समझेंगे मूवमेंट इन टाउन एंड सिटीज़ तब काम आएगा कि खादी एक्सपेंसिव क्लॉथ है। तो उसके बाद में गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिजाइंड देयर जॉब्स ओवर पिकेट। ये क्या है? लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड। इसके बाद में क्या है कि गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स थे जैसे सिविल सर्विसेज में थे उन सभी ने रिज़ाइन कर दिया था, और जो लिक्विड शॉप यानी कि जो शराब की दुकानें थी उन सभी को भी बंद कर दिया गया था।
अब इसके बाद में हम एक बार इस एवोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को थोड़ा और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन एंड सिटीज़ क्या था। तो इसमें यहाँ पर है मैनी ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू कॉल ऑफ स्वराज। अब क्या है कि मीनिंग नहीं है, यहाँ पे मैनी आएगा वर्ड, तो मैनी ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, यानी कि जब इंडिपेंडेंस की कॉल आई ऐसा सभी ने रिस्पॉन्ड किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्ड किया आज़ादी के लिए, जो इंडिपेंडेंस के लिए। लेकिन क्या किया कि लोगों ने अलग अलग मोटिव से अलग अलग लोगों ने उसमें रिस्पॉन्ड दिया था। जैसे कि कुछ जो सिटीज़ एंड टाउन्स थे उनका अलग मोटिव था, और जो प्लांटेशन वर्कर या फिर फार्मर्स थे जो लो मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करते थे उनका अलग मोटिव था। तो अलग अलग मोटिव से अलग अलग पीपल ने पार्टिसिपेट किया इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। आज हम सिर्फ पढ़ रहे हैं टाउन्स एंड सिटीज़ के बारे में, तो वहाँ पे मिडिल क्लास पीपल ने कैसे अपना योगदान दिया। तो मिडिल क्लास में क्या था, स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल्स एंड टीचर एंड हेडमास्टर लेफ्ट टीचिंग। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बॉयकट कर दिया था। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या हुआ कि जो फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, यानी कि फॉरेन स्कूल एंड कॉलेजेस थे, वहाँ से स्टूडेंट ने अपना एडमिशन कटवा लिया था, मतलब एडमिशन नहीं करवाया वहाँ पर, और टीचर्स और हेडमास्टर ने भी रिज़ाइन कर दिया था, वहाँ पे पढ़ाने के लिए मना कर दिया था। अब वो कह रहे थे कि हम आपके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। अब उसके बाद में था यहाँ पे लॉयर्स, लॉयर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया था। यहाँ पे लॉयर्स हैं, लॉयर्स रिजाइंड एंड इलेक्शन वर बॉयकटेड। अब जो लॉयर्स कोर्ट में थे उन्होंने मना कर दिया कि अब हम कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कोर्ट के इन किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कोर्ट के हम, और रिज़ाइन कर दिया था उन्होंने। उसी के साथ में जो इलेक्शन काउंसिल, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो सहयोग में नहीं थी इस बात के, यानी कि वो ये कह रही थी कि हम बॉयकट नहीं करेंगे काउंसिल इलेक्शन को। लेकिन उनको समझाया गया, कब समझाया गया, नागपुर सेशन में 1920 के दिसंबर में। तब क्या हुआ कि उनको समझाया गया तो इलेक्शन वर बॉयकटेड, उन्होंने भी इलेक्शंस का बहिष्कार कर दिया, इलेक्शन को छोड़ दिया। अब बॉयकटेड की जगह अगर हम बॉयकट किया, और उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ पीपल ऐसे थे फिर भी नहीं माने थे, कि कुछ पार्टीज़ ऐसी थी जिन्होंने अभी तक बॉयकट नहीं किया था काउंसिल इलेक्शन को। उसी में हम एग्जांपल देंगे एक जस्टिस पार्टी का। जस्टिस पार्टी क्या थी, एक नॉन ब्राह्मीण पॉलिटिकल पार्टी थी मद्रास की। ये मद्रास में थी पॉलिटिकल पार्टी जो कि नॉन ब्राह्मीण पार्टी थी। अब जस्टिस पार्टी ने क्या किया कि इन्होंने एग्री नहीं किया था, दे डू नॉट एग्री टू बॉयकट इलेक्शन। अब मेन क्वेश्चन एमर्ज होता है कि वाई दे डू नॉट एग्री। अब ये क्या था कि नॉन ब्राह्मीण पॉलिटिकल पार्टी थी, तो उस टाइम क्या होता था कि ब्राह्मीण को सुपीरियर समझा जाता था, ब्राह्मीण का ओहदा बहुत बड़ा माना जाता था। ब्राह्मीण के पास जितनी पावर होती थी उतनी और कॉमन पीपल के पास नहीं होती थी। इसीलिए जो ये नॉन ब्राह्मीण पार्टी थी इन्होंने सोचा कि दे विल गेन पावर बाय पार्टिसिपेटिंग इन काउंसिल इलेक्शन। अब उन्हें लगा कि उनके पास भी कुछ पावर आ जाएगी अगर वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, कि जो बॉयकट कर दिए थे इतनी चीज़ों को, और साथ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो टाउन और सिटीज़ में हुआ था, इसका हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट था, मतलब कि क्या अफेक्ट हुए थे इंडियन इकोनॉमिक पे। तो उसमें क्या था कि फर्स्ट इम्पैक्ट था कि फॉरेन गुड्स वर बॉयकटेड, लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड, लिक्विड शॉप, लिक्विड नहीं है यहाँ पे, लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड। अब इसमें क्या था कि फॉरेन गुड्स यानी कि जो
इंपोर्ट होया हुआ सामान था, जो फॉरेन गुड्स ब्रिटिशर्स अपना सामान लाते थे यहाँ पर और उसका व्यापार करते थे, तो उसका बंद कर दिया गया था बिल्कुल ही। और साथ में जो शराब की दुकानें थी उनको बंद कर दिया गया था। उसके बाद में दूसरा इम्पैक्ट था कि इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाल्व्ड, यानी कि जो फॉरेन क्लॉथ का इंपोर्ट इंडिया में हो रहा था वो 1921 से 1922 के बीच में आधा हो गया था। ये जैसे कि 1921 की स्टार्टिंग में 102 करोड़ का इंपोर्ट हो रहा था, लेकिन जो एंड हुआ तो उसमें 57 करोड़ ही था जब 1922 एंड हो रही थी, या फिर 1922 के जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे 57 करोड़ का ही इंपोर्ट हो रहा था, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ हो गया था इंपोर्ट। उसके बाद में थर्ड इम्पैक्ट था कि प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंक्रीज्ड। अब इसके बाद में जो इंडियन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ हो गई। कैसे इंक्रीज़ हुई? क्योंकि जो फॉरेन मटेरियल यानी कि फॉरेन क्लॉथ को ख़रीदा नहीं जा रहा था, तो अब कुछ तो ख़रीदना था, तो उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को जो इंडियन क्लॉथ थे उनको ख़रीदना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। अब लिमिटेशन क्या थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटीज़। धीरे धीरे, एक बार हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सिटीज़ में। कैसे ले सकते हैं? हम वोल्केनो की तरह ले सकते हैं। जैसे एक बार तो वोल्केनो इरप्ट हुआ तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ उसका, लेकिन धीरे धीरे वो वापस ठंडा होने लग गया। तो वैसे ही जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसने क्या हुआ कि अब स्लो डाउन होने लग गई थी सिटीज़ में। अब स्लो डाउन क्यों हो रही थी? क्योंकि खादी क्लॉथ वर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ। मैंने पहले भी अभी ओवरव्यू ले रहे थे हम, जो शॉर्ट तरीके से पढ़ रहे थे, तब मैंने कहा था कि खादी क्लॉथ एक्सपेंसिव था। अब एक्सपेंसिव था तो जो गरीब लोग थे उनके लिए ख़रीदना मुश्किल था, आखिर वो कब तक ख़रीद सकते थे इसको। तो लेकिन जो मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ था, यानी कि जो फॉरेन क्लॉथ ब्रिटिशर्स लाते थे, वो खादी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सस्ता था। तो इसीलिए फिर से उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने लग गए, यानी कि मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ का यूजेज शुरू हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन। अब इंडियन इंस्टीट्यूशन, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन से तात्पर्य है कि स्कूल एंड कॉलेजेस। इंडिया में इतने ज़्यादा स्कूल एंड कॉलेजेस उस टाइम पर नहीं थे। इसीलिए क्या हुआ कि लोगों को ऐसे होने लग गया कि कहाँ पर हम जॉब करेंगे या फिर कहाँ पर हम हमारे बच्चों को एजुकेशन दिलाएंगे। तो इसीलिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, उनका भी यूजेस दोबारा से शुरू हो गया था। So that's all for today. We will continue our chapter in our next lecture. So thank you and have a nice day.